हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म, जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये ए गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ ए पे डिपेंड करे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही कंसंट्रेशन वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव्स पी, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन या तो ए की वन कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे या बी की, और ठीक है ऐसे बहुत सारे अगर रिएक्टेंट्स हों तो सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो दैट मीन्स वो रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इसका काइनेटिक्स पढ़ना है, इसकी डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने रिएक्टेंट लिया ए गिव्स पी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, तो टाइम जीरो पे ए की कंसंट्रेशन इज ए एंड प्रोडक्ट जीरो है, और टाइम टी मतलब टाइम कोई भी हो सकता है, आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स कुछ भी है, तो ए की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, ये एक्स बना तो ये बच गया ए माइनस एक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी, ये dx बाई dt कहाँ से आता है, तो dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1, तो यहाँ पे dx बाई dt डायरेक्टली आफ्टर टाइम t है तो a माइनस एक्स आ गया। तो dx बाई dt अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगी तो k रेट कांस्टेंट यहाँ पे 1 इसलिए लगाया, लास्ट मैंने जीरो ऑर्डर में जीरो लगाया था, तो इट रिप्रेजेंट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे मैंने k1 लगा दिया a माइनस एक्स, तो यहाँ पे x वाली टर्म्स को मैंने अलग कर दिया और ये अलग कर दिया, तो इसको या इसको, ये दोनों, ये है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। उसके बाद इनको इंटेग्रेट करना है, 0 to x 0 to 2 t की लिमिट ली मैंने 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स, इसकी इंटेग्रेशन करके ये आता है, ये कैसे आया ये मैंने बता रही हूँ इस लेक्चर में। ठीक है, नेचुरल लॉग 1 अपॉन a माइनस एक्स 0 to x इक्वल्स टू के टी 0 to t। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 0 to t, तो t माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको पता है, तो ये t आ गया। तो यहाँ पर देखो फिर अपर लिमिट x है, तो नेचुरल लॉग 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग 1 अपॉन a माइनस जीरो, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग a माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग 1 अपॉन a आ जाता है इक्वल्स टू k1t। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है ये a लॉग a माइनस लॉग b इक्वल्स टू लॉग a अपॉन b, तो यहाँ पे लॉग ये a है और ये b है, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स ओवर 1 अपॉन a इक्वल्स टू k1t आ गया, तो नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1t। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन बनी, इसको हम बोल देते हैं, या नीचे किसी को बोल देते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। और यहाँ पर अगर मैं नेचुरल लॉग को हटा के लॉग पावर 10 लेती हूँ तो 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t, तो यहाँ से k की वैल्यू रेट कॉन्स्टेंट होता है 2.303 ओवर t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे तुम्हें एक क्वेश्चन आता है e की फॉर्म में भी रिएक्शन लिखने को आ सकती है, तो इसी को अगर मैं दोबारा से लिखूँ, नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t, तो आपको पता है e एंड नेचुरल लॉग ये कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचा a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1t, सॉरी e की पावर k1t आ गई। तो यहाँ पे a की जगह या इस इक्वेशन में भी k1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग a नॉट अपॉन a t भी ले सकते हैं, ये है कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं a नॉट भी ले सकती हूँ और कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t को मैं a t भी ले सकती हूँ, या फिर इसको सी नॉट भी ले सकते हैं तो सी टी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज तुम सी नॉट सी टी भी लिख सकते हो, ए नॉट ए टी भी लिख सकते हो, तो ये आ गया k1t। तो यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई, सी नॉट ओवर सी टी इज इक्वल्स टू ई की पावर k1t। इस फॉर्म में भी आपको ये फर्स्ट ऑर्डर का ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन भी है, इस फॉर्म में भी आपसे पूछी जा सकती है फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, एक तो ये फॉर्म ए नॉट अपॉन ए टी सी नॉट अपॉन सी टी, और दूसरी ये फॉर्म आ गई, ये है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का जो है एक्सप्रेशन। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, हाँ
हाँ जी, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सी टी इज इक्वल टू सी नॉट अपन ई की पावर के वन टी। तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट, इसको मैं ऊपर लिख जाती हूँ तो के की पावर माइनस के वन टी। इस फॉर्म में भी आपसे ये इक्वेशन पूछी जाती है। सारे दिस वन ये सारे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस ही हैं। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मैं हाफ लाइफ टाइम की बात करूँ तो मैं दोबारा से इक्वेशन लिख रही हूँ, नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के वन टी। तो नेचुरल लॉग ए हाफ लाइफ टाइम जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ रिएक्शन होगी तो ये ए बाई टू इज इक्वल्स टू के वन टी। तो नेचुरल लॉग टू इज इक्वल्स टू के वन टी। इस फॉर्म में भी के वन टी हाफ, ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो हाफ लाइफ का ऐसे भी इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है टी हाफ। अब देखो अगर मैंने इसको ये लिखना है 2.303 log 2 इज इक्वल्स टू के वन टी हाफ। तो टी हाफ क्या आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 2 अपॉन के वन। ठीक है, तो यहाँ पर टी हाफ क्या आ गया 2.303 log 2 अपॉन के वन। अब आपको पता है 2.303 की वैल्यू क्या आती है 0.3010 अपॉन के। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो टी हाफ आपकी आती है 0.693 अपॉन के। मीन्स हाफ लाइफ जो है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि हाफ लाइफ टी हाफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था टी क्वार्टर लाइफ टाइम। तो यहाँ पे टी क्वार्टर लाइफ टाइम जब हम निकालेंगे तो क्या कैसे निकलेगा, ये सेम इक्वेशन लिखेंगे यही वाली इक्वेशन में। तो नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स ए बाय फोर। तो टी क्यू एल टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 4 आ गया। तो टी क्यू एल टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 2 की पावर 2 नेचुरल लॉग 2। ठीक है जी। तो ये क्या था तुम्हारे पास, सॉरी यहाँ पर K1 भी तो होना था, K1 K1 K1। ठीक है, तो यहाँ से तुम टी क्वार्टर लाइफ टाइम की वैल्यू निकालते हो कि टी क्वार्टर लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू, तुम अभी 4 ही रहने दो इधर, 2.303 log 4। तो ये आ गया 2.303 log 4 को मैं 2 रेज़ टू पावर 2 भी लिख सकती हूँ। तो ये आ गया 2 आ गया आगे इंटू 2.303 log 2। तो टी क्वार्टर लाइफ टाइम अपॉन के। तो टी क्वार्टर लाइफ टाइम के आगे आपके पास 2, ये क्या है आपके पास टी हाफ, 2 इंटू टी हाफ। ठीक है, सो टी क्वार्टर लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ। टी क्वार्टर लाइफ टाइम इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 0.693 अपॉन के, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में मैंने बात की थी टी कंप्लीशन टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम इन केस ऑफ, जो यहाँ पे टी क्वार्टर लाइफ टाइम इज 2 इंटू टी हाफ है, जीरो ऑर्डर में कंप्लीशन टाइम 2 इंटू टी हाफ था। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में कंप्लीशन टाइम क्या होगा बताओ, होगा ही नहीं। रीजन, क्योंकि यहाँ पे नोट लिख लेना बड़ा बड़ा, जैसे ये है हाफ लाइफ टाइम इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नेवर कंप्लीट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक एग्जांपल है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और ये तो आप सबको पता ही होगा कि ये कभी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में टी कंप्लीशन टाइम इज 2 इंटू टी हाफ एंड क्वार्टर लाइफ टाइम उसके केस में था 3/2 इंटू टी हाफ। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। हाफ लाइफ टाइम इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टी क्वार्टर लाइफ टाइम इज 2 इंटू टी हाफ, बट
कंप्लीशन टाइम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं, दोनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो और उसमें जीरो ऑर्डर में था रेट और रेट कांस्टेंट बराबर थे, ठीक है। कभी कभी तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें क्या लिखा होगा, रेट इज इक्वल्स टू के, ऑर्डर नहीं बताया होगा, तो इससे पता चल जाता है हमें ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे लिखा होगा हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो उससे पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव डिके हम फर्दर वो भी पढ़ेंगे, दैट ऑल्सो फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो नेक्स्ट हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं नेचुरल लॉग सी टी वर्सेस टी। तो सबसे पहले अगेन हम इक्वेशन लिखूंगी K1T इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी नॉट अपॉन सी टी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ K1T इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी नॉट माइनस नेचुरल लॉग सी टी। तो सी टी जो है मेरा एक्स एक्सिस पे मैं इसको लेके जाती हूँ, नेचुरल लॉग सी टी वर्सेस टी। तो नेचुरल लॉग सी टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग सी नॉट माइनस K1T, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको पता ही है। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे हमारा क्या है, नेचुरल लॉग सी टी, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, एक्स एक्सिस टाइम के साथ जो भी है वो हमारी स्लोप है माइनस के, और ये हमारे पास इंटरसेप्ट है नेचुरल लॉग सी नॉट। तो हमारे पास स्लोप जो है नेगेटिव है, सो हमारा ग्राफ ये आएगा। तो स्लोप क्या है हमारे पास, माइनस के, इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, नेचुरल लॉग सी टी। अगर हमें टी वर्सेस नेचुरल लॉग सी टी ड्रॉ करना है ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ है टी वर्सेस नेचुरल लॉग सी टी। तो इक्वेशन फिर से वही सेम रहेगी, K1T इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग सी नॉट माइनस नेचुरल लॉग सी टी। तो अब क्या आएगा, टी वर्सेस ड्रॉ करना है, तो 1 अपॉन के नेचुरल लॉग सी नॉट माइनस 1 अपॉन के नेचुरल लॉग सी टी, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट, हाँ जी, अब देखो सी टी के आगे क्या है, माइनस, ठीक है। तो नेचुरल लॉग सी टी, हाँ ठीक है, माइनस है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास y एक्सिस, और नेचुरल लॉग सी टी ये है हमारे पास x एक्सिस, उसके साथ में जो लगी है टर्म माइनस 1 अपॉन के, ये है हमारे पास स्लोप, और ये है हमारे पास इंटरसेप्ट। तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, स्लोप इज नेगेटिव, तो ग्राफ इज सेम, बट नाउ स्लोप इज 1 अपॉन के एंड इंटरसेप्ट इज आपका 1 अपॉन के नेचुरल लॉग सी नॉट। ये हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया जी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ग्राफ है सी टी वर्सेस टी। तो ये बोर्ड्स में नहीं आता है, सी टी वर्सेस टी ग्राफ आपको बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी, तुम सोच रहे होगे मैंने ये वाली इक्वेशन क्यों लिखी है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी है K1T नेचुरल लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। तो यहाँ पर देखो K1T इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी नॉट माइनस नेचुरल लॉग सी टी। तो सी टी जो है अकेला नहीं, उसके साथ लॉग टर्म है, तो इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी है सी टी वर्सेस टी। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू ई की पावर है कुछ, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम एक्स, ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे, ये ग्राफ्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखो तुमने सी टी वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस K1T है, मतलब अगर हम टाइम इंक्रीज करते हैं तो सी टी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मतलब कि विद टाइम इंक्रीज करने से सी टी डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ से नहीं ड्रॉ करना, क्योंकि तुम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे टाइम 0 तो टाइम नेगेटिव में चला जाएगा, तो दैट इज इनकरेक्ट। ये भी ऑप्शन आपको दिखेगी। तो टाइम जो है वो नेगेटिव में कभी नहीं होता। तो आपने ग्राफ यहाँ से यहाँ पे कुछ टाइम पे आपको देखो विद इंक्रीजिंग टाइम सी टी जो है आपका वो डिक्रीज हो रहा है। तो तुम स्लोप कैसे निकालोगे, 8 पॉइंट ये, तो इसको ड्रॉ करके स्लोप dy बाई डी एक्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तुम ऐसे स्लोप निकाल लोगे। तो ये हमारा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। तो यहाँ पर सी टी, अगर तुम्हें सिंपल ग्राफ पूछा होता सी टी वर्सेस ई की पावर माइनस K1T, तो क्या आना था, सी की पावर माइनस ई, तो ये डायरेक्ट ग्राफ आना था आपका, ठीक है, क्योंकि वही इक्वेशन लगनी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
सी टी इज इक्वल्स टू सी नॉट ई की पावर माइनस के वन टी। ये तुमने ले लेना था वाई एक्सिस पे, ये तुमने सारे ले लिया एक्स एक्सिस पे, ये तुम्हारी आ गई स्लोप और इंटरसेप्ट तुम्हारा आ गया 0। बट अगर तुम्हें सी टी और टी में ग्राफ पूछा है तो यू कांट इग्नोर दिस, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आना है जी, ठीक है। और ये जो चीज है ये बोर्ड्स में तो नहीं आती है। हाँ जी, तो ये हमने कुछ और ग्राफ्स डिस्कस करने हैं। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। तो जैसे dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू k1 ए की पावर 1। तो ये है, यही आपके पास रेट और ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए, इंटरसेप्ट 0, स्लोप आपकी आ गई k1। तो ऐसा ग्राफ आएगा। नेक्स्ट देखो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ ऐसा हो तो ये कौन सा, ये इसका ऑर्डर बताओ। तो आपको पता है रेट कंसंट्रेशन पे किस ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता, 0 ऑर्डर पे। तो ये 0 ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लॉग ए वर्सेस टी। तो मतलब कि यहाँ पे हमें वही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू k1 टी। जब ए के साथ नॉट मेंशन नहीं किया इसका मतलब ए टी ही होता है। तो यहाँ पे देखो 2.303 लॉग पूछा है तो ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू k1 टी। तो यहाँ पर आ गया लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2.3 k1 अपॉन 2.303 टी। तो यहाँ पे आ गया लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल्स टू k1 अपॉन 2.303 ओवर टी। इसको मैं रब कर रही हूँ। अब यहाँ पर log a इज इक्वल्स टू माइनस k1 अपॉन 2.303 t प्लस log a नॉट, और इस साइड चला जाएगा log a नॉट, ठीक है। तो log a वर्सेस t ऊपर है ना, सॉरी, तो यहाँ पर आ गया t। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है log a वर्सेस टी में। तो हाँ जी, तो log a वर्सेस टी में, तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी इक्वेशन लगेगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये हमने ले लिया y एक्सिस पे, ये t हमारा है x एक्सिस, ये है हमारा m हमारी स्लोप, और ये log a नॉट ये है हमारे पास इंटरसेप्ट। तो हमारे पास स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो ये हमारा ग्राफ रहेगा। तो हमारी स्लोप क्या आ गई, इज इक्वल्स टू माइनस k अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट क्या आ गया, log a नॉट, राइट। तो नेक्स्ट है हाँ जी log a नॉट अपॉन a वर्सेस t। तो ये तो सीधा इसी से आ जाता है, log a नॉट अपॉन a वर्सेस t। तो यहाँ पे ये हमारे पास इधर इसके लिए ये है हमारे पास y एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस, x एक्सिस के साथ ये जो है हमारे पास स्लोप है, इंटरसेप्ट 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप क्या आ गई, k1 अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, 0। टी हाफ वर्सेस a नॉट। तो आपको पता है टी हाफ वर्सेस a नॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये सारे ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हैं, तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो ये ग्राफ है, ठीक है जी। ये थे ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है फॉर कैलकुलेटिंग हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ होता क्या है, टाइम टेकन फॉर अ रिएक्शन टू कंप्लीट हाफली, ठीक है। हाफ जब रिएक्शन कंप्लीट हो, ठीक है, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, और टाइम टेकन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम टेकन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट is reduced to half of its initial concentration। ये होता है हमारे पास हाफ लाइफ टाइम।
ठीक है, अब देखो ये जो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 n - 1, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हमने अगर हमें बोले फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कि तुमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब के 1/a0 कंसंट्रेशन में ऐसे डिपेंड करता है ना, तो ये आ गया 0 - n, तो टी हाफ जो है इनवर्स रिलेशनशिप है उसका a0 के साथ। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ 1/a0 1 - 1, तो टी हाफ 1/a0 पावर 0, तो टी हाफ जो है ये तो क्या हो गया 1, तो मीन्स टी हाफ जो है इन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट of concentration in case of first order reaction, right? अब उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ना है, बस तो पहले मैं तुम्हें बता रही हूँ टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 2 - 1, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पे इनवर्स नहीं था, -1 आ गया ना, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 था, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, तो टी हाफ 1/a0 2 - 1 1, तो यहाँ पे ये इसका है इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ से आपको कंसंट्रेशन के साथ टी हाफ का क्या रिलेशनशिप है ये पता चलता है, ऐसे ही तुम थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो, राइट। ये एक जनरल फॉर्मूला, अगर तुम एग्जाम में टी हाफ कैसे निकालना भूल जाते हो तो यहाँ से तुम ये कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। अगर रिएक्शन गैस फेज में हो तो हमने डायरेक्टली सच नहीं चल पड़ना है, तो गैस फेज के लिए हमने कैसे करनी इक्वेशन मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये रिएक्टेंट है A दैट गिव्स B + C, तो अगर मैं इनिशियल प्रेशर की बात करूँ तो इनिशियल प्रेशर अगर हम ले लेते हैं P0 एटमॉस्फेयर, तो अभी रिएक्शन हुई नहीं है तो इसका प्रेशर 0 है, इसका प्रेशर 0 है। अब आफ्टर टाइम t प्रेशर क्या आएगा, अगर ये P एटमॉस्फेयर बना ये P है, तो यहाँ पे आ गया P0 - P, तो यहाँ पर अगर मैं टोटल प्रेशर लिखती हूँ रिएक्शन मिक्सचर का आफ्टर टाइम t, तो क्या आएगा टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू, ये टोटल सबका प्रेशर होगा ना गैस का, तो P0 - P + P, तो यहाँ से ये टोटल प्रेशर t आफ्टर टाइम t आ गया P0 + P, तो यहाँ से हम इस P की वैल्यू निकाल लेते हैं P - P0। अब आपको पता है प्रेशर आफ्टर टाइम t क्या था P0 - P, तो यहाँ पे हमने ये P की वैल्यू डाली P0 - PT - P0, तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर आफ्टर टाइम t PA आफ्टर टाइम t जो था वो हमारे पास आता है 2 P0 - PT। अब हमें पता है इनिशियल प्रेशर जो है A का डायरेक्टली इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर है उस पर डिपेंड करता है, और प्रेशर ऑफ A एट एनी टाइम T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है K1T, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 log A0/AT, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ 2.303/T, तो यहाँ पर जब मैं इसकी वैल्यू फिल करूँ गैस फेज के लिए तो क्या आएगी 2.303/T log A0 क्या है कंसंट्रेशन जितनी उतना ही इनिशियल प्रेशर P0, और आफ्टर टाइम T AT, आफ्टर टाइम T प्रेशर क्या है हमारे पास 2 P0 - PT। तो गैस फेज के लिए इस तरह की रिएक्शंस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ये किसके लिए है, थाइनाइल क्लोराइड की, जब तुमको डीकम्पोज करा देते हो, डीकम्पोजिशन ऑफ थाइनाइल क्लोराइड, तो हमारे पास बनता है SO2, तो यहाँ पे ये गैस बन गई ना, देखो एक यहाँ पे रिएक्टेंट है, दो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो वहां पे हमने ये वाली इक्वेशन लगानी क्योंकि गैस फेज में है रिएक्शन। तो जब भी तुमने क्वेश्चन देखना है फर्स्ट ऑर्डर का तो तुमने देखना है गैस फेज में तो नहीं, अगर गैस फेज में है तो अगर इस टाइप की है तो हमने डायरेक्ट ये इक्वेशन फिल कर देनी है, ठीक है जी। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% complete in 50 minutes sorry in what time the reaction be 80% complete। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो तुमने K की वैल्यू लिख लेनी है 1/T 2.303 log A0
अपॉन 80। तो सबसे पहले उसने बोला रिएक्शन जो 40% कंप्लीट होती है 50 मिनट्स में, ठीक है। तो वहां से तुम्हें टाइम पता है, तो यहाँ से तुम के निकाल लोगे, रेट कांस्टेंट। फर्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। अब तुम्हें पता है रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता, मैंने बोला था रेट कांस्टेंट जो है वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ ही चेंज होता है, तो मतलब रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। तो सेकेंड स्टेप तुम्हारा क्या है, ये वाली वैल्यू रेट कांस्टेंट की डाल के तुमने क्या निकाल लेना है, टाइम इन विच रिएक्शन इज 80% कंप्लीटेड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 40% कंप्लीट का मतलब क्या है, अगर मैं ए नॉट ले लूँ 100 तो 80 क्या आ जाएगा 100 माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ k इज इक्वल्स टू 1/50 2.303 log 100 ओवर 100 माइनस 40, या फिर मैं इसको लेती हूँ 40% ऑफ A, जैसे मैं A गिव्स P लिखती थी, ये इनिशियल कंसंट्रेशन 40% ऑफ A इज कंप्लीटेड, तो मतलब 40 ओवर 100 A मतलब 0.4 A कंप्लीट है, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ रिएक्शन को कैसे, k इज इक्वल्स टू 1/50 2.303 log A अपॉन A माइनस 0.4 है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है, लॉग की वैल्यू लेनी भी इजी है, तो इसलिए मैं तो इसको फॉलो करती हूँ 100 ओवर 100 माइनस 40। अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हो 40% ऑफ ए करके। तो यहाँ पर देखो लॉग कैसे निकालना है, तो लॉग 100 ओवर 60 आ गया, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ लॉग 10 ओवर 6, तो आपको पता है लॉग क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 6 तक वैल्यूज मैंने लर्न करने को बोला था, लॉग 10 तक वैल्यूज लर्न कर लो, उसको यहाँ पे डालो, तो के की वैल्यू आपके पास आती है 0.010216 0.010216। तो यहाँ पे टाइम जो है आपका किसमें है, मिनट में है, तो के की वैल्यू आ गई पर मिनट, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई के की। सेकेंड स्टेप मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, हमने रेट कांस्टेंट निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में क्या था, इन व्हाट टाइम द रिएक्शन भी 80% कंप्लीट, तो फिर से वही इक्वेशन निकालनी, हमने इसी को फॉरवर्ड कर ली इधर। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 1/t 2.303 log a नॉट अपॉन 80। तो यहाँ पे हमने टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू 1/t सॉरी हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम, तो यहाँ पे हाँ जी, यहाँ से हमारा रेट कांस्टेंट आ गया, तो log a अपॉन 80। तो अभी 80% कंप्लीट, तो हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 1/0.01216 पर मिनट इसका है, यूनिट्स का ध्यान रखना, log 100 ओवर 100 माइनस 80 और 80% ऑफ a x की कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो t इज इक्वल टू 0.01216 2.303 log a अपॉन a माइनस 0.8 a, दोनों तरीकों से तुम निकाल सकते हो, तो यहाँ से तुम अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में लग गया होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड for 99.9% of the reaction to takes place is about 10 times than that required for half of the reaction। तो यहाँ पे पहले तुमने t निकालना है, तो t इज इक्वल टू 1/k 2.303 log 100 ओवर 100 माइनस 99.9, ठीक है। ये एक टाइम आ गया, दूसरा टाइम तुम्हारा हाफ लाइफ निकालना है, तो उसके लिए क्या था 1/k 2.303 log 100 ओवर 100 माइनस 50, तो 50 आ गया। तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया टाइम 2.303 अपॉन k
2.303 अपॉन के लॉग 100 और 100 माइनस 99.9 करना जरा, 100 माइनस 99.9, तो यहाँ पर आ गया टी हाफ 1 अपॉन के 2.303 लॉग 2, तो 100 माइनस 99.9 0.1, तो यहाँ पर आ गया 2.303 अपॉन टी लॉग 1000। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, टी 1 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 1000 ओवर 2.303 अपॉन के लॉग 2, तो क्या आ गया आपके पास लॉग 1000 ओवर लॉग 2। लॉग 1000 क्या होता है 10⁻³ अपॉन लॉग 2, तो ये आपके पास आ गया 3 log 10 अपॉन log 2 इज 0.3010, 3 log 10 इज 3 डिवाइडेड बाय 0.3010 इज अप्रोक्सीमेटली 10, तो आपके पास ये आ गया टी फॉर 90, इसको 99.9% लिख दो जी, टी 99.9%, टी 99.9% अपॉन टी लॉग टी हाफ इज अप्रोक्सीमेटली 10, तो टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, यही तो हमें प्रूव करना था। हो गया ये क्वेश्चन भी।